हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वाह देखिए, दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादाजी ने कहा, बेटे वास्तव में वे वहाँ मिल नहीं रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा नजर आ रहा है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर तू दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षैतिज क्षैतिज कहते हैं। ऐसा इसीलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नज़र न आकर चपटी दिखती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। कौन चंद्रमा से बड़ी है? पृथ्वी। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। कहाँ से? चंद्रमा चांद से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देता है। अगर जो आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में पड़े होंगे, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। महेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा पूरा देख सकते हैं कि नहीं? दादाजी ने कहा, गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ को एक बार में देख सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकालकर दिखाते हुए समझाया। जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो, दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। यही है ग्लोब। देखिए, ग्लोब जैसे कि 37 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, कभी भी सीधा नहीं रहता है। ठीक। उन्होंने महेश को ग्लोब पर देश खोजकर उस पर उंगली रखने को कहा तथा किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत पर आने को कहा। उन्होंने बताया कि जहां नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वह सागर है। जितना भी नीला रंग दिखाई पड़ रहा है ग्लोब में, सब क्या है? सागर है, पानी है। उन्होंने यह पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है, महासागर या जमीन के भाग। लेकिन यहाँ पे तो अधिक भाग में महासागर ही है। ग्लोब पर दिखाया गया कौन सा रंग क्या बतलाता है? आप भी ग्लोब में अपने देश भारत को खोजिए तथा किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत तक पहुंचिए। बीच में आने वाले कुछ देश के नाम लिखिए। आपको ग्लोब होगा, भारत से कुछ आगे बढ़िएगा, फिर भारत की ओर चले आइएगा। ग्लोब देखकर पता कीजिए स्थल एवं महासागर में कौन से भाग अधिक है। स्थल भाग अधिक है कि महासागर भाग अधिक है, पता करके लिखना है। लिख लीजिएगा, महासागर भाग अधिक है। मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा, ग्लोब गोल है, जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्हें संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं। क्या हैं? महादेश हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग
स्थल एवं वितरण को दिखाता विश्व का मानचित्र। देखिए कहते हैं इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। महादेशों की कुल संख्या 7 है। कितना है? 7 महादेश। पहला देखिए एशिया है, दूसरा यूरोप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका, पांचवा उत्तर अमेरिका, छठा दक्षिण अमेरिका, सातवां अंटार्कटिका है। जो कि महादेश सबसे बड़ा महादेश, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। सबसे छोटा अंटार्कटिका है। महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्लियर? महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत गहरे होते हैं। यहाँ आप देखते होंगे नदी सब कितना छोटा रहता है, गहरा बहुत कम रहता है। नहीं, लेकिन समुद्र बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफर के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। कहाँ? महासागर में। करके देखिए संसार के नक्शे में महादेश एवं महासागरों के नाम सही जगह पर लिखिए। महासागर एवं महादेश के लिए उपयुक्त रंग भरिए। अक्षांश एवं देशांतर दिखाएं। अगले दिन जब महेश विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी भी ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे। उन्होंने बच्चे से प्रश्न किया, 50 ओवरों का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में 8:30 AM पूर्वाह्न बजे शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे AM से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी मैच शुरू होता है। उस समय पटना में सुबह के 5 बजे थे और लोग जो सोकर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली होती है। जरा सोचो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने पूछा। महेश बोल पड़ा, ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है। गुरुजी बोले, वाह, तुमने कैसे जाना? महेश बोला, हाँ, पिछले दिनों में छुट्टियों में बोध गया घूमने गया था। रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहरने गए थे। वहाँ दीवार पर 5 घड़ियाँ एक साथ लगी थी और वे अलग अलग समय बता रही थी। उनके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछी थी, उन्होंने ही मुझे यह बात बताई थी। गुरुजी बोले, ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय समय में यह अंतर कैसे होता है? इस सवाल पर सभी चुप्पी लगा गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम लोगों को इस बारे में बतलाता हूँ। लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि यह मुश्किल कैसे दूर हुई? बच्चों, देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। राजू ने तुरंत पूछा, ये रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा। गुरुजी ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध
कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। उदाहरण के लिए तुम एक तरबूज को दो बराबर हिस्सों में बांटकर देखना। तरबूज है, दो बराबर हिस्सा में बांट के देखने के लिए उसके कटे हिस्से गोलार्ध जैसे होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा वृत्त की 0 डिग्री अक्षांश है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, भूमध्य रेखा बीच में है और कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर है और 23.5 डिग्री दक्षिण है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा हो जाता है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। देखिए इसमें विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा 0, इतना दक्षिण 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री उत्तरी, इसी तरह गोल बढ़ते जा रहे हैं। गुरुजी ने बच्चों को अक्षांश रेखाओं की कई विशेषताएं भी बताई। जैसे ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। बताइए गोलार्ध किसे कहते हैं? किसी देश के अक्षांश से विस्तार का पता कैसे करें? करके देखिए। मिट्टी के गोले से पृथ्वी का नमूना बनाइए। इसे चाकू से 2 बराबर भागों में काट लीजिए। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध अंकित कीजिए। मिट्टी के गोलीय निर्मित पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींचिए। इसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा दिखाइए। अब गुरुजी ग्लोब लेकर आए और कहा कि बारी बारी से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं पर उंगली रखकर ग्लोब को घुमाइए। ऐसा करते ही सभी बच्चों में होड़ लग गई। उंगली रखकर एक ही दिशा में घुमाने पर सभी बच्चे वहीं पहुंच जा रहे थे जहां उंगली रखी थी। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्ताकार हैं। बच्चों बार बार ऐसा करने लगे। गुरुजी ने कहा, अब बस भी करो, सिर्फ इतना ही नहीं, आओ मैं तुम्हें एक नई रेखा के बारे में बताता हूँ। कौन बोले? टीचर जी बोले, आओ हम नई रेखा के बारे में तुम लोग को हम बात बताते हैं। सभी बच्चे उत्सुकता के साथ गुरुजी की बात सुन रहे थे। सब बच्चा जो खुशी से गुरुजी जो बोल रहे थे उसी को सुनने में लगा दिए। देशांतर रेखाएं। गुरुजी के ग्लोब हाथ में लिया और कहा। गुरुजी ने हाथ में ग्लोब लिया और कहने लगा, गुरुजी ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को खींची गई रेखा जोड़ रही है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी स्थान के सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सहारा लेना पड़ता है रेखा का।
गुरुजी ने खरबूजा, संतरा एवं घाघरा नींबू को बारी बारी से बच्चों को दिखाया। क्या दिखाया? संतरा, खरबूजा और घाघरा नींबू को बारी बारी से गुरुजी बच्चे लोग को दिखाया और कहा, खरबूजा या एक छिला हुआ पूरा संतरा या घाघरा नींबू को गौर से देखिए। गौर से देखने के लिए कहा। आपको कई लंबवत रेखाएं नजर आएगी। क्या आएगी? लंब देखते होंगे खरबूजा लेते हैं, लंबवत रेखा खिंचा हुआ रहता है, संतरा में भी रहता है और घाघरा नींबू में भी रहता है। गौर से देखिएगा आप, नजर आएगी। ठीक इसी तरह पृथ्वी एक देशांतर रेखाओं की कल्पना कीजिए। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। कौन है? वृत्त के समान गोल है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 समांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये है 0 डिग्री और तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्यहन रेखा तथा 180 डिग्री को देशांतर रेखा का अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर है? गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखाओं की कई विशेषताएं बताई। जैसे ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसीलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होती है। पूरब या पश्चिम नहीं होती है। गुरुजी ने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है? कितना मिनट लगता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अतएव विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है। पश्चिम जाने से एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। करके देखिए। गुरुजी ने कहा, महेश के पिताजी ने अमृतसर से लाहौर के लिए जिस समय उड़ान भरी थी, उस समय उनकी घड़ी में 12 बज रहे थे। कितना बज रहे थे? 12 बज रहे थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद जब वह लाहौर पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट की घड़ी में भी 12 ही बज रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी में भी 12 बजाया और काम पर चल दिए। महेश बोल पड़ा, मुझे समय का रहस्य समझ में आ गया। तभी तो मैंने एक होटल में कई घड़ियां एक साथ लगी देखी थी जिसमें अलग अलग समय हो रहा था। रेहाना बोली, गुरुजी, पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों के आगे जाने से मिट नहीं जाती होगी? गुरुजी ने स्नेहपूर्ण भाव से रेहाना को देखा और बोले, ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। क्या होती है? सब काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, किसी भी मस्तिष्क में मन में बैठा लेंगे तो चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार यह भी कल्पना की गई है। वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का एवं यहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती हो उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। पृथ्वी के कटिबंध के बारे में बताए थे। 3 कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध,
पहला है, गुरुजी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं 3 कटिबंध में। कर्क एवं मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थिति सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत होती है। ये चीज़ हम पिछले वीडियो में पहला चैप्टर में हम बताए थे आप लोग। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आप लोग को बताएं उष्णकटिबंध के बारे में। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे गर्मी कम और ठंडी भी कम, दोनों नॉर्मल रहता है, कम गर्मी रहता है, इसीलिए इसको समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थिति होती जब, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ता है। लंबवत नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या होता है, तिरछा पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। कहाँ में, शीत कटिबंध में। देखिए क्योंकि वहाँ पे सूर्य जो है बहुत तिरछा पड़ता है, वहाँ पे अच्छी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसीलिए वहाँ ठंड पड़ता है। देखिए ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव इधर है, इधर दक्षिण ध्रुव है, बीच में उष्ण कटिबंध है, जहाँ की बीच में पड़ता है। जितना बीच में पड़ेगा उतना गर्मी ज़्यादा रहेगा, जितना हम उससे दूरी बनाएंगे उतना ही गर्मी कम होगा। क्लियर है। पृथ्वी के ताप कटिबंध ये था। चलिए वीडियो ख़त्म हो गया है। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।